देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी। फिर आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आपको और सभी इंडिया टीवी के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज 2026 का पहला दिन है, पहली जनवरी, पहली जंग। और देखिए बात बंगाल कौन जीतेगा, असम में गोगोई का क्या होगा, क्या केरल में कमल खिलेगा, 26 से 27 तक की रिपोर्ट सब आज हम करेंगे डिस्कस। योगी और अखिलेश का हाल भी बताएंगे। हम सबके प्रिय राहुल गांधी का क्या तीसरा चुनाव भी वो हार जाएंगे, चर्चा राहुल गांधी की भी होगी, सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल से शुरुआत होगी, जहां आगाज के साथ साथ इलेक्शन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। इस नए साल में सबसे पहला चुनाव बंगाल में होना है। 100 दिन बाद बंगाल में सबसे बड़े सियासी इम्तिहान की तारीख। उससे पहले एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है, एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बहुत गुस्सा आता है उन्हें, बहुत गुस्सा आता है। कैसे आता है अभी दिखाऊंगी तस्वीरें आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टीएमसी नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगा है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी की धमकी वो बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी का क्या होगा। क्या बीजेपी बंगाल जीतने जा रही है या फिर ममता अपना किला बचाने में कामयाब हो पाएंगी, सारी बातें होंगी। लेकिन मैंने कहा ना, अभिषेक बनर्जी को गुस्सा बहुत आता है। ऐसे उंगली दिखाकर आप बात नहीं कर सकते अभिषेक बनर्जी से। क्यों? क्योंकि वो इलेक्टेड हैं। और ज्ञानेश कुमार यानी कि सीसी, वो कौन है? वो तो नॉमिनेटेड हैं। मसला क्या है सब रखूंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले अभिषेक बनर्जी का गुस्सा देखिए। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। ही स्टार्टेड लूजिंग हिज टेम्पर, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहां पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहां पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज, यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। इफ ही हैज द गट्स एंड गॉल, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I'm raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. जो तेवर इस वक्त अभिषेक बनर्जी के दिखाई दे रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद कमरे में ज्ञानेश कुमार जी के तेवर भी वैसे ही रहे होंगे। आवाज नीचे, 20 कदम पीछे वाले। हर्षवर्धन जी, ममता बनर्जी का रेजोल्यूशन तो पश्चिम बंगाल जीत का होगा। अभिषेक बनर्जी किस रेजोल्यूशन के साथ वहां पहुंचे थे और हो क्या गया? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कैलेंडर ईयर 2026 के पहले दिन हम लोग ये बात कर रहे हैं और ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं भाई कि जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि है और वो जहां बैठता है वो संसद, वो हमारे यहां सर्वोच्च है। इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन जिस संविधान ने संसद को सर्वोच्चता दी है, उसी संविधान ने कुछ बातें तय की हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जनप्रतिनिधि आएंगे, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसका जिम्मा किसको दिया? भारत के चुनाव आयोग को। अब भारत के चुनाव आयोग को जिम्मा दिया, वो अधिकारी होते हैं। अधिकारी पहले तो सिर्फ एक सामान्य पर्ची पर बन जाते थे, अब थोड़ा और प्रक्रिया है कि 3 लोग हैं। अब उस पर सवाल हो सकता है कि और लोग क्यों नहीं है, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत चुनकर आए हुए व्यक्ति हैं। उनका भी अपमान करना, यानी ज्ञानेश कुमार जी का भी अपमान करना मुख्य चुनाव आयोग का, ये किसी जनप्रतिनिधि के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर नहीं है। नंबर एक तो ये, मतलब वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो उनके घर का काम हो या उनके किसी निजी का काम।
सवाल यह है कि क्या जिन बातों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के लोग गए उसका जवाब नहीं मिला? यह मूल सवाल यह है। और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि अभिषेक बनर्जी वो सवाल बताते, लेकिन वो सवाल उन्होंने नहीं बताया। 2.5 घंटे मीटिंग चली है सर, 2.5 घंटे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, लास्ट टाइम जब इनका प्रतिनिधिमंडल आना था तो पहले कहा गया था 3 लोग आएंगे, फिर 5 लोग, फिर उन्होंने कहा नहीं हम 10 लोग आएंगे। तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है 10 लोग आइए, और उससे मीटिंग से निकलने के बाद उन लोगों ने कहा कि हमारी कोई बात ही नहीं हुई। बाद में पता चला, जो जिसको कहते हैं सोर्सेज के हवाले से आया, कि अंदर तो वो लोग सारे लोग उन सारी बातों पर सहमत हो गए जो जो चर्चा हुई थी। अच्छा, ये तो है ये अंदर की उसी बात। खबर लीक की बात कर रहे हैं। ओ, वो जितनी बातें हुई थी वो सब आया कि उन्होंने अंदर जाकर कहा कि भाई आप तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने पॉलिटिकल कंपल्शन है इसलिए हम आपका विरोध करेंगे, बाहर जाकर हम 4 बातें बोल देंगे। तो अगर ये राजनीति होनी है और आप जो चुनाव कराने वाला है उसको ऐसे संदेह के दायरे में डाल रहे हैं तो ये ठीक नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तो राजनीति यही है ना, ममता जी की राजनीति यही है, अभिषेक बनर्जी उसी राजनीति नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने तो चैलेंज किया ना कि आप वीडियो जारी कर दीजिए, विजय जी वीडियो जारी कर दे, फिर चुनाव आयोग कर सकता है क्या? ये भी देखिए मीनाक्षी जी, मतलब वैसे तो आज पहला दिन है तो थोड़ा सा अच्छे से मुस्कुरा कर बात करना ही, हम लोग तो खैर मुस्कुरा कर हम बात तो करते हंसते ही रहते हैं हैं। सर। अभिषेक जी यंग लीडर हैं, नाराज भी हैं, और दोनों चीजें हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संविधान के तहत चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो वहां पर बैठे हैं वो भी नॉमिनेटेड नहीं है, वो सिलेक्टेड हैं, संविधान और संवैधानिक संस्था के हेड है जी। ज्ञानेश कुमार जी, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस बात का कोई मायने नहीं है कि वीडियो जारी कर दे ना कर दे, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने भी कोई गर्म बात कर दी होगी या वो बात करते होंगे। और ऐसा नहीं कि ज्ञानेश कुमार जी ऐसे बात नहीं करते। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को चैलेंज किया था, कहा था कि एफिडेविट दीजिए और नहीं तो माफ़ी मांगिए, वो भी मैंने तो 50 साल में 75 साल में किसी चुनाव आयुक्त को नहीं देखा करते हुए। लेकिन मुद्दा वो नहीं है जो हर चीज़ करना, मुद्दा ये है कि आप जिन सवालों को लेकर गए थे क्या उनका जवाब दिया, नहीं दिया। नहीं दिया तो इस पर बात कीजिए कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त ने जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। गुस्सा तो होता रहता है, चल रहा है गुस्सा, क्या उनको उनका जवाब मिला? ममता बनर्जी के लिए साल मुश्किल है। साल मुश्किल, ये जो गुस्सा है वो मुश्किल साल को बता रहा है कि भाई जो चैलेंज है, जो चुनाव आयुक्त के थ्रू जो कोई चैलेंज जनता के सामने जो आ रहा है, वो नाराजगी या वो एक समझिए मुश्किल चैलेंज को कैसे फेस करना है, वो गुस्सा। और मुझे लगता है बंगाल में शायद आजकल ज़्यादा गुस्सा होता है क्या, वो तो खैर नेता है वहाँ के, जो प्रभारी बन जाते हैं मध्य प्रदेश से जाकर कैलाश जी, वो भी गुस्से में रहते हैं। सर मैं आज सारे स्टेट घुमाऊंगी आपको। मैं कह रहा हूँ कि बंगाल का कुछ असर तो नहीं है पानी का। मध्य प्रदेश तक, आसाम से लेकर आपको उत्तर प्रदेश तक सब ले चलेंगे। दर्शक हमारे साथ हैं, कहीं कुर्सी बंगाल पे के पेटी पानी बांध का के तो कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा, हो सकता गर्माहट है, हो सकता है। अच्छा, बंगाल में क्योंकि चुनावी साल है तो चैलेंज केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं है, हुमायूं कबीर के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है। हुमायूं कबीर के बाबरी प्रोजेक्ट का क्या होने जा रहा है? सियासत में उसका नफा होगा या नुकसान होगा? नफा होगा तो किसको होगा, नुकसान होगा तो किसका होगा? क्या हुमायूं ममता के लिए चैलेंजर बन पाएंगे? क्या हुमायूं के बाबरी कार्ड से बंगाल का चुनाव पोलराइज हो जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी से निष्कासित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर लगातार ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे दे, हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के दुर्गा मंदिर बनाने और महाकाल मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाया। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुना देते हैं। जितना खुशी मर्जी कर लीजिए, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा में, टैक्स में, पैसा में नहीं होना चाहिए। महाकाल मंदिर बनाइए, वो जगन्नाथ बना लिया, फिर वो दुर्गायन कर रहा है, वो जो दुर्गा पूजा का कार्निवल कर रहा है, यूनेस्को को नाम उठाने के लिए सब कुछ कर रहा है, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। कर्मसंस्थान नहीं है, नौकरी नहीं है, लोग को कोई आज़ादी से चलना फिरना भी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं लोगों को। ये सब ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलूँगा। प्रोफेसर साहब, ये पश्चिम बंगाल में केसरिया चलेगा, ममता बनर्जी चलेंगी, हुमायूं कबीर चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, बाबरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्या चलेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, अभिषेक बनर्जी को देख करके तो और उनकी बातें सुन करके तो यही लग रहा है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उनका चुनावी रथ जो है, जो अश्वमेघ था बंगाल के अंदर, उसका घोड़ा रुक गया है।
यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो दिखाता है उनका। क्योंकि यदि ऐसी बात नहीं होती तो आकर के वो आसानी से कह सकते थे कि इन प्रश्नों का उत्तर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, हमारे ये सवाल थे और इन प्रश्नों का उत्तर चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, ऐसा वो कह करके प्रेस को एड्रेस कर सकते थे। लेकिन जो तेवर था वो तो तेवर कहीं से मर्यादापूर्ण नहीं था, मर्यादाहीन था। मैं ये नहीं कह सकता, हमें जानकारी नहीं है कि अंदर क्या क्या हुआ था। ज्ञानेश जी ने वैसे उसी प्रकार के तेवर दिखाए थे या नहीं दिखाए थे, ये जानकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी उसमें तो उनका लग रहा है एक पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है वो अंदर से निकल करके आ रहा है। और फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसके डायनेमिक्स धीरे धीरे बदल रहे हैं रोज के रोज। उन्होंने ये नहीं सोचा होगा, कल जिस प्रकार से अमित शाह जी ने, आज पूरे सारे अखबारों में आया है, जितने भी फैक्शंस थे भारतीय जनता पार्टी के सभी को बुलाया और सभी को बुला करके वही बातें कही जो BL संतोष जी ने कही थी कि ये वक्त नहीं है हम लोगों को आपस में लड़ने का। हम जानते हैं शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जी और अगर कई ऐसे फैक्शंस हैं वहाँ पर, सबों के साथ बैठा करके उन्होंने एक ही बात कही कि देखिए ये वक्त नहीं है, इसका निर्णय हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त ये है, ये बंगाल नहीं, ये भारत के भविष्य से साथ जुड़ा हुआ है बंगाल का चुनाव। और इसलिए हमको पूरी सावधानी के साथ और पूरी एकजुटता, एक टीम दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है एक दूसरे पर। और हमने देखा था पिछले चुनाव में भी, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय भी हमने देखा था कि एक दूसरे पर भी नेता लोग बोलने से चुप नहीं रहते। मुझे लगता है उसकी तरफ एक इशारा है। दूसरी बड़ी जो घटना घट रही है वो हुमायूं कबीर की है। हुमायूं कबीर यदि वाकई ऑल ऑफेंसिव जाते हैं पश्चिम बंगाल में और मुसलमानों का 10% भी यदि वोट कटता है, मैं कह रहा हूं 10% भी, तो ममता के लिए सिर्फ और सिर्फ पराजय लिखा हुआ है। 10% कटने में ही ममता बनर्जी के पराजय। 10% भी यदि वोट कट जाता है अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी तो फिर ममता बनर्जी निकल जाए। वोटों का अंतर कितना है? ज्यादा थोड़े है, 10% से ज्यादा का अंतर नहीं है तृणमूल कांग्रेस और इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। और वो कौन वोटर हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वोट है जो 41% तक तो वोट गया ही था ना भारतीय जनता पार्टी का। उस पे जो ममता बनर्जी जगन्नाथ मंदिर बना रही हैं, देखिए, महाकाल मंदिर की घोषणा कर रही हैं, दुर्गा आंगन के लिए पैसे सैंक्शन कर रही हैं, उसका क्या कोई असर नहीं होता? देखिए, मैं मानता हूं कि उसका भी असर होगा। मैं कतई नहीं मानता हूं। मुसलमानों का वोट जो होता है वो एकमुश्त तो जाता है ममता जी को, लेकिन हिंदुओं का वोट एकमुश्त पोलराइज होने के बावजूद भी चला जाएगा, मुझे ऐसा संदेह है। हिंदू वोट पोलराइज हो रहा है पश्चिम बंगाल में। मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी पोलराइज होने वाला है हिंदू वोट। जिस तरीके से ममता बनर्जी का 2011 से लेकर अगर 2025 तक का शासन अगर बंगाल की जनता देखेगी तो वो इस बात को समझेगी कि ममता के 15 साल के शासन में हिंदुओं का भी शोषण हुआ है, करप्शन बहुत बड़ा है, वहाँ पर घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया है। और जिस तरीके से ममता की सरकार में जो करप्शन रहा, भ्रष्टाचार रहा, जिसे अमित शाह जी ने अपने अभी 3 दिन के बंगाल दौरे में प्रमुखता से उठाया कि जो लूट तंत्र ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के अंदर और संगठन के माध्यम से, और तृणमूल कांग्रेस का जो कैडर है वो सारे ठेकेदार बन गए, सबने पैसा वसूली अभियान का जो एक सिंडिकेट चलाया, जनता उसके त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में निर्भर करता है कि जो जनता में एंटी ममता बनर्जी का फीलिंग्स है, उस सेंटिमेंट को वो कैसे अपने वोट में कन्वर्ट कर पाती है। क्या आपके पास कोई वैसा चेहरा है? सर, आपके पास सारी इनसाइड स्टोरीज होती है, इसलिए खबर मैं इस पर आप ही से जानकारी ले लेती हूँ। दर्शकों को भी पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है अधीर रंजन चौधरी की, उसके बाद फिर वो भी अभिषेक बनर्जी पर गर्म हो रहे थे। निश्चित रूप से देखिए, अधीर रंजन चौधरी जिस FIR पर भी उन्होंने कुछ भी प्रधानमंत्री मोदी से मिले, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात का भी बंगाल जाकर उन्होंने जो बयान दिया है कि भाई मुझे राहुल गांधी से मिलने में इतना समय लगता है और मुझे प्रधानमंत्री से तुरंत मिलने का समय मिल गया, तो राहुल गांधी भी उसी आसानी से अपने लोगों से मिला करे। तो उन्होंने राहुल गांधी को मैसेज दिया है कि भाई मैं चुनाव हारने के बाद आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूं तो बंगाल चुनाव को लेकर, लेकिन आपके पास मुझे वक्त देने के लिए समय नहीं था
और प्रधानमंत्री ने मुझे तुरंत समय दे दिया बंगाल की समस्या के लिए। मुझे लग रहा है कि ये बताता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी उस राज्य के जो बड़े नेता है, वो किसी भी दल के कोई समस्या लेकर आते हैं, कोई सुझाव लेकर आते हैं, समय मांगते तो प्रधानमंत्री अपनी तमाम व्यवस्थाओं के बीच समय निकाल कर देते हैं। और मुझे लग रहा है ये अधीर रंजन चौधरी भी समझ रहे होंगे राहुल गांधी के काम करने की शैली में, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की काम शैली में। और कोई अधीर रंजन चौधरी का कोई भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं है, उनका ममता बनर्जी से जो बैर है और जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक पर अटैक किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। गठबंधन मतलब यह है कि अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नया हिस्सा बन सकते हैं चुनाव के अंदर। एक क्विक कमेंट सर, कांग्रेस का क्या होगा पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी की बात होगी, टीएमसी की बात होगी, अधीर रंजन चौधरी तो अधीर रंजन ये जो बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है क्या कि वो बीजेपी में आ जाए? आ सकते हैं, लेकिन अभी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, भाई प्रधानमंत्री जी से क्यों मिले हैं? कांग्रेस में रहने के लिए। ऐसे जितने मिले हैं उसके बाद उनका रहना जरूर मुश्किल हो गया, मुश्किल हो जाएगा। और वो वैसे भी पिछले 1.5-2 साल से तो कांग्रेस में है ही नहीं एक तरह से, जब से वो चुनाव हारे हैं, जिस तरह से चुनाव उनको हरवाया गया एक तरह से। ठीक सर। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से हैं अधीर रंजन जी, और केवल ममता बनर्जी ने नहीं हराया, ऐसा वो खुद भी कहते रहे हैं। तो अब वो कितने समय तक रहेंगे, नहीं रहेंगे, और कैसे वो मदद कर सकते? कम से कम मुझे नहीं लगता कि वो ममता जी के साथ खड़े। ममता जी से तो उनकी लंबी लड़ाई, और कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सब बैकग्राउंड भी ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है। जब हम पश्चिम बंगाल से निकलते हैं, गाड़ी उत्तर प्रदेश तक हम लेकर आते हैं, तो उस गाड़ी में जो फ्रंट सीट पर रनर दिखाई देते हैं, ये जो विजुअल आप चला रहे हैं ममता बनर्जी का, गाड़ी से उतर रही हैं या गाड़ी उतर गई है ममता जी की? किस तरह से दिखा रही हैं आप? वो जैसे जाकी रही भावना जैसी है ना वो आप समझ लीजिए और दर्शक समझ लें। मैं तो गाड़ी की बात कर रही थी। फ्रंट सीट पर योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, धुआंधार गाड़ी चला रहे हैं, ठक ठक भी कर रहे हैं, पुरानी बातें भी याद दिला रहे हैं। क्या बीजेपी का विजय रथ 27 तक यूं ही चलता रहेगा? 26 में सनातन का विस्तार कैसा होगा, ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा जब आज हम 1 जनवरी पर कहानी कुर्सी की शो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अयोध्या की तस्वीर देख लें, आप काशी की तस्वीर देख लें, आप हनुमानगढ़ी की तस्वीर देख लें, आप मथुरा वृंदावन की तस्वीरें देख लें, सनातनियों से सड़कें, मंदिर के प्रांगण, वो कतारबद्ध फैलाव, ये सब पटा पड़ा है। योगी आदित्यनाथ 27 के लिए 26 का कैसा प्लेग्राउंड तैयार करेंगे, एक दिलचस्प सवाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या में थे, उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। योगी ने इस दौरान पब्लिक को संबोधित करते हुए अयोध्या में बदलाव की बात की। योगी ने कहा कि पहले कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का काम किया और पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी पड़ती थी, अब जय श्री राम के साथ जय जयकार होती है। एक बार उनका बयान सुना देते हैं और फिर ये जो मैं ठक 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 कह रही थी उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। हर्षवर्धन जी, 26 की लहर का अनुमान क्या लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए 26 तो अभी पूरा बाकी है और यही एक साल है योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपनी जो 27 की लड़ाई है उसको और मजबूत करने का। लेकिन इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है ना
कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है वो कमाल है। और अयोध्या एक दिखता है हमें, क्योंकि अयोध्या विवादों में डालने की कोशिश हुई, अयोध्या पीओसी के बूटों तले रौंदा जाता रहा, अयोध्या फ्रॉड सेकुलरिज्म का एक अखाड़ा बनाया गया, अयोध्या कैसे विकास रोका जाता है उसको किया गया, अयोध्या कैसे अपमान किया जाता है हिंदू आस्था का उसको बताया गया। अब वो चूंकि एकदम से गर्व के तौर पर दिख रहा है, वो जनता अभिभूत है, लेकिन किसी भी जगह आप चले जाइए, काशी विश्वनाथ धाम जिस तरह से बदला है और बनारस जिस तरह से बदल गया, वाराणसी जिस तरह से बदल गया, प्रयागराज जिस तरह से बदल गया है, मथुरा बदल रहा है, अभी पूरी तरह से नहीं बदला है लेकिन वो भी बहुत हद तक बदल गया है। तो मुझे लगता है कि एक जो हिंदू आस्था के केंद्र हैं, विंध्याचल देवी पूरा का पूरा धाम बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, नैमिषारण्य बदल गया है एकदम। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिसके लिए जो सबसे बड़ा मैंडेट था वो काम उन्होंने पूरा किया। अब इसके साथ दूसरी बड़ी चीजें जुड़ी होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उसी समीकरण के तहत कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। अब उनकी टीम कैसे बनेगी, टीम बनेगी तो योगी जी की कैबिनेट कैसी बनेगी, उस सब का प्रभाव परिणाम होगा। लेकिन अगर लार्जर स्कीम में देखते हैं तो निश्चित तौर पर शानदार तरीके से योगी आदित्यनाथ ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए दिखते हैं। अब छोटी मोटी चीजें तो जिसको कहते हैं कि वो मैनेज करनी ही पड़ेंगी, लास्ट मिनट तक वो चलता रहता है और उसको आप बहुत पहले से अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पूरा वर्ष जो आज से शुरू हुआ है इस पूरी यात्रा में जाने वाला है, इसको उत्तर प्रदेश का चुनावी रण का समय कह सकते हैं। ये क्या ऐसा लगता है रागी जी, क्योंकि एक तस्वीर जो है मैं जरा वो दर्शकों को दिखा दूं, ये तस्वीर बड़ी जरूरी है। हम जब जेनजी की बात करते हैं तो अभी तक हमने क्या देखा, दो तस्वीरें हैं जेनजी की, या तो वो क्रांति करेंगे तो तख्ता पलट कर देंगे, या फिर नए साल का उत्साह मनाएंगे तो कहाँ दिखाई देंगे, क्लब में दिखाई देंगे, कहाँ दिखाई देंगे, कहीं पार्टी में डिस्को में दिखाई देंगे। अब जेनजीज के अंदर एक गजब का आकर्षण मुझे दिखाई दे रहा है और बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। नया साल ऐसा तो नहीं है कि कोई पहली बार आए, इतने सालों से हर साल एक नया साल ही होता है, एक साल कैलेंडर बदल जाता है, लेकिन इस तरह से मंदिरों में भीड़ का बढ़ना और उसमें जेनजी इतनी बड़ी संख्या में दिखाई देना, क्या ये सनातन का एक विस्तार या ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रहे हैं, क्या इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए? क्या ये बीजेपी के वोट बैंक के तौर से देखना चाहिए? नहीं, मैं इसे बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर नहीं देखता हूं, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है, जैसे हम हर जो पुरानी होती हुई पीढ़ी जो है वह अपने पीछे आने वाली पीढ़ी के लिए ये कहती रहती है कि इनका जरा भारतीय मूल्यों में, आस्था में, उस संस्कार में वो अब वैसे नहीं रह गए हैं। जैसे बाप अपने बच्चे के लिए बोलता है, फिर बेटा वो अपने बच्चे के लिए बोलता है, उस प्रकार की बातें की जाती हैं, हर परिवार में होता है। हमारे पिताजी हमारे लिए बोलते होंगे, हम अपने बच्चे के लिए बोलते होंगे, मेरे दादाजी मेरे पिताजी के लिए बोलते होंगे। लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि इस न्यू टेक्नोलॉजी के एज में भी, जब आप ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है, हम नए दौर में जिसे हम मॉडर्निटी के तौर पे अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें भारत के अंदर न्यू रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं श्री श्री रविशंकर हैं, फिर ईशा फाउंडेशन है, और ऐसे तमाम आप कथावाचक हैं। लोगों ने उनको, बाबा बागेश्वर का भी हम उसमें नाम ले सकते हैं। कई तरह से हम भारत के अंदर आप देखेंगे कि एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट खड़ा हुआ है, और ये अयोध्या मूवमेंट के साथ साथ आसारा ने, नहीं मैं उसको नहीं जिक्र कर रहा, लेकिन उनके साथ बहुत लोग जुड़े हैं, इन सब चीज़ों के साथ जुड़े हैं, और वो आपको आज के दिन में दिखाई देता है। दूसरी बात रह गई, क्या 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वैसा ही परफॉर्मेंस करेगी, और क्या राम मंदिर के आधार पर ही जो है विजय रथ चुनाव का आगे बढ़ जाएगा? मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर होना होता तो 2024 के अंदर चुनाव में इस प्रकार के परिणाम नहीं आते जिस प्रकार का परिणाम आया है। तो दो बातें तो मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं। एक तो जातीय विमर्श को जितना भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद सनातन से पाट सकती है वो पाटने की कोशिश करे, वो दिखना नहीं चाहिए, वो लगना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करते हुए नजर आना चाहिए, और परफॉर्म करने के साथ साथ
जो जनता के प्रतिनिधि हैं, देखिए आपकी लड़ाई जो है जमीन पर आप नहीं लड़ते हैं, आपके भाषण देने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आपकी जमीन पर आपका कार्यकर्ता आपकी लड़ाई लड़ता है और कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि ये मेरी सरकार है, मैं इस सरकार का हिस्सा हूं। जब ये कार्यकर्ता में बोध हो जाए तब वो उतनी ताकत से लड़ेगा जितना आप ताकत से आप चाहते हैं, और नहीं तो आप भाषण देते रहिए, आप कुछ बोलते रहिए। यदि कार्यकर्ता अपने आप को कनेक्ट नहीं करता है आपके गवर्नेंस से, और इसके लिए आवश्यक क्या है, क्योंकि कार्यकर्ता 10 सेकंड, ये तभी संभव है जब आपके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों को भी लगे कि भाई उनके पास भी अधिकार है, सारा का सारा मामला सेंट्रलाइज नहीं है, और उनको भी भागीदारी डिसीजन मेकिंग में और अपने कार्यकर्ताओं को डिलीवर करने में उनको लगे कि हाँ, जब आप कार्यकर्ता की बात होती है तो संगठन की बात करते हैं। और विजय जी, बात केवल बीजेपी के संगठन की क्यों करें, या इंडिया अलायंस की ही हम क्यों बात करें? फिर इंडिया अलायंस की भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि 2026 इस अलायंस के लिए भी तो लिटमस टेस्ट की तरह है। फिर चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कर लें, केरल पर हम आगे डिस्कस करेंगे, या उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें, पीडीए ने परफॉर्मेंस करके दिया अखिलेश यादव के लिए, लेकिन अखिलेश यादव, कांग्रेस, ये अलायंस ये कैसे काम करेगा? कोई अलायंस है ही नहीं यार, यूं कहे बंगाल और यूपी में। आप इसको मान रहे हैं तो ये भी एक बड़ी जीत है उनके लिए कि आप अभी तक इंडिया अलायंस को मान रहे हैं। इंडिया अलायंस राज्य स्तर पर तो चल ही नहीं रहा, और राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही खत्म हो गया था, खारिज हो चुका था जब 2024 के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी अगर ये सोच रहे हैं कि 2024 के नतीजे ही 2027 के नतीजों में बदल जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है। वो नहीं हो सकता, वो मतलब इतना आसान नहीं है कि ऐसे के ऐसे कन्वर्ट होकर वो अखिलेश जी को सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अखिलेश जी के पास अपना पीडीए का कार्ड है, और वो समझ रहे हैं कि जाति के आधार पर ही इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। कांग्रेस उनका कितनी मदद करेगी नहीं करेगी अभी तो तय नहीं हो रहा। अभी उस दिन अखिलेश, क्या नाम है उनका, पांडे जी का, अविनाश पांडे जी ने कहा था कि वो मायावती जी के भी साथ जा सकते हैं। तो क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं? अखिलेश जी को भी, वो भी तो वो केदारनाथ मंदिर बनवाया उन्होंने भी, तो उसके लिए भी वो उस लड़ाई में लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों ही जगह क्या है कि जो एक फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट का, मुझे नहीं पता कि ये मैंडेट इसलिए मिला था योगी जी को कि केवल जो 10 शहर हैं धर्म के उत्तर प्रदेश में उन्हीं पर फोकस किया जाए। 75 शहर हैं बड़े उत्तर प्रदेश के, क्या उस पर उसी तरह से काम हो रहा है? और वो 75 शहरों के लोग भी वोट देंगे। और उससे भी उलट बात यह है कि अयोध्या में तो सबसे ज्यादा काम किया, इसमें तो कोई वो है नहीं। ये दो काम तो हो रहा है, बुलडोजर बराबर चल रहा है, नहीं और तो बुलडोजर का कितना फायदा होगा वो तो हाफ एनकाउंटर हो रहा है। हाँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ अयोध्या में तो सबसे ज्यादा काम हुआ, इसमें तो कोई ऐसा विवाद नहीं है। लेकिन वहाँ का लोकसभा चुनाव तो उसमें सपोर्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब चुनाव के नतीजे अलग तरीके से होते हैं। ये कहना कि नहीं वोट भारतीय जनता पार्टी को ये रिलीजियस होने से नहीं मिलेगा, ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए कि उस वोट को वहाँ पर एक सिमर किया जाता है ना, वोट में आइडेंटिटी को, पहचान को, धर्म को, तो वो कुछ मदद उससे मिल सकती है। लेकिन योगी जी को भी ये एक साल है, मैं समझता हूँ अयोध्या से निकलकर बरेली भी पहुंचे, संभल भी पहुंचे, कुशीनगर भी पहुंचे, देवरिया भी पहुंचे, उन सारे इलाकों पुलिस पहुंच रही है ना, वहां उनका बुलडोजर पहुंच जाता है।